स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। और आज हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वार वन के फाइनल एपिसोड पे, एंड दैट इज़ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है उसमें जर्मन ऑब्जेक्शन कितना सही है, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स किन किन देशों के बीच साइन हुआ था। और ये कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेडेबल रीजन्स था कि वर्ल्ड वार टू क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जर्मनी को इतना ह्यूमिलेट कर दिया गया था एज पर द हिटलर्स वर्जन। हिटलर ने कहा कि मतलब ये डिक्टेट थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, हमें इसमें शामिल ही नहीं किया गया था, तो वी डोंट एक्सेप्ट दिस ट्रीटी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप पहले के जो 3 वीडियो हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने समझाया है कि वर्ल्ड वार वन आखिर क्यों शुरू हुआ और यूएसए ने वार क्यों ज्वाइन की, और ऑल्सो मैंने बताया है कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे, जैसे बाल्कन वार या मतलब मोरकटकन क्राइसिस। मैंने डिफरेंट मेन इवेंट्स की बात की है उसमें, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्ल्ड वार वन आखिर स्टार्ट क्यों हुआ। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 3 पिक्चर्स हैं। ये तीनों कौन कौन हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं लास्ट में आपको आंसर ज़रूर बता दूंगा। ये बहुत ही पुरानी पिक्चर है और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद तीनों लीडर्स निकले थे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यूएस, ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब आपको लीडर्स के नाम बताने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहले वार ऑब्जेक्टिव्स क्या था उनका। वार तो शुरू हो गया, बट उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये हमें पता करना है। तो जब वार शुरू हुआ तो किसी भी देश को पता नहीं था कि वो वार से एक्चुअली में अचीव क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को पता था कि अगर उनको हैब्सबर्ग एम्पायर मतलब कि ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को अगर प्रिजर्व करना है तो इसके लिए सर्बिया को मिटाना ज़रूरी है, क्योंकि सर्बियन ने अगर रिवोल्ट कर दिया और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसमें कि बहुत सारे नेशनैलिटीज़ के लोग भरे पड़े थे, मोल्दोवियन थे, क्रोएशियन थे, सर्ब्स थे, इतने सारे कंट्रीज़ को आज़ाद करना पड़ेगा और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर टूट के बिखर जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक जब बोस्निया जा रहे थे तो उसको सर्बियन नेशनलिस्ट ने मारा, और तब क्या किया, ऑस्ट्रिया ने वार डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के ऊपर, और ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जर्मनी आ गई और सर्बिया के सपोर्ट में रसिया आ गई। तो 2 देशों का गुट बट गया और वर्ल्ड वार वन शुरू हो गया। अब आते हैं कि ब्रिटेन क्या चाहता था। तो ब्रिटेन जो है वो किसी तरह चाहता था कि उनका ट्रेड कंटिन्यू रहे, और जब तक वो डोमिनेट कर रहे हैं यूरोप में तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं था। बट जब जर्मनी ने आखिर नेवी शिप्स बनाने इंक्रीज कर दिए और लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे सी पावर में, तब से उन्हें जर्मनी से खतरा तो ज़रूर होने लगा था। बट ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पीएम लॉयड, वो चाहते थे कि एल्सिस लॉरेन जो फ्रांस ने खो दिया था 1871 में, वो फ्रांस को वापस मिल जाए। तो ये एल्सिस लॉरेन जो है, क्या हुआ था कि फ्रैंको जर्मन वार जो थी ये 1871 में बिस्मार्क ने एल्सिस लॉरेन फ्रांस से छीन लिया था, और ये ह्यूमिलेटिंग फैक्टर था फ्रांस के लिए, और वो हमेशा से रिसेंट करती थी इसके लिए। तो ब्रिटेन चाहता था कि ये फ्रांस को वापस मिल जाए और सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर जर्मन कॉलोनीज एंड फ्रीडम फॉर पोलैंड, ये भी चाहती थी। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर जर्मन कॉलोनीज मीन्स कि उनको मौका दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं अपनी देश के लिए या अपनी टेरिटरी जिसके अंदर रह रहे हैं उसके लिए क्या चाहते हैं वो। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब ज्वाइन किए थे तो 1918 में इन्होंने 14 पॉइंट्स निकाला, और इन्होंने बताया कि मतलब 14 पॉइंट्स में क्या चाहिए था उन्हें। और ये बहुत ही फेमस फैक्टर है वुडरो विल्सन का, और इसी के बेस पे लीग ऑफ नेशंस भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14 पॉइंट्स में इनके मेन पॉइंट्स क्या थे। तो यहाँ पे है वुडरो विल्सन, और इन्होंने बोला कि सीक्रेट डिप्लोमेसी ख़त्म कर लो।
सीक्रेट डिप्लोमेसी का मतलब है कि उस टाइम पे वर्ल्ड वार वन शुरू होने से पहले बहुत सारे देशों के बीच सीक्रेट ट्रीटीज हुआ करती थी, जैसे जर्मनी और टर्की के बीच थी, जर्मनी और रसिया के बीच थी, ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच थी। तो ये सीक्रेट ट्रीटीज होने के कारण किसी देश को पता ही नहीं था कि वो किस खेमे में है। तो इससे क्या होता है कि एक ओपननेस नहीं रह जाती है, तो वार का फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि सीक्रेट डिप्लोमेसी ख़त्म हो जाए और एक वर्ल्ड सिस्टम में ओपननेस आ जाए। और जैसा कि उस टाइम पे यूएस जो था एक बूमिंग इकोनॉमी थी और उनके वर्ल्ड ओवर ट्रेड चल रहे थे, तो वो चाहते थे कि फ्री नेविगेशन एट सी इन वार एंड पीस, की मतलब चाहे वार हो या पीस हो, ट्रेड कंटिन्यू रहना चाहिए। आर्मामेंट का रिडक्शन होना चाहिए, गैस अगर वर्ल्ड में आर्मामेंट का रिडक्शन होगा तो ट्रेड और इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है। तो इसीलिए चाहते थे कि आर्मामेंट्स हर कंट्री इसमें सहयोग दे, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी खुद की देश की सीनेट कभी इसको अप्रूव नहीं करती है। जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस टू प्रिजर्व पीस, मतलब ये एक उसको कह सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि मान लीजिए अगर एक देश पे अटैक होता है तो अदर देश जो है सारे देश मिल के उस देश के लिए की रक्षा करते हैं, और जो अटैकर है उसके खिलाफ एक साथ मिलकर जाते हैं। तो ये ऐसी दुनिया चाहते थे। और सेल्फ गवर्नमेंट ये चाहते थे ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर में जब वो टूट के बाहर आए तो सबको मौका दिया जाए कि वो कौन सा देश बनाना चाहते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक आयरनी देख सकते हैं कि एक तरफ ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए तो सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बट एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो ब्रिटेन के हाथ में थी या फ्रांस के हाथ में थी, उनके लिए इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं की। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स थे उनके, जैसे उनका था कि लिबरेशन ऑफ फ्रांस एंड रिस्टोरेशन ऑफ एल्सिस लॉरेन टू देम, और रशियन टेरिटरी का इवेक्यूशन किया जाए, मतलब सिमिलर टू बेल्जियम का रिस्टोरेशन किया जाए। तो ऐसे करके इनके 14 पॉइंट्स थे, बट मेन पॉइंट जो थे ये यही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि सेटलमेंट से पहले यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यूज़ क्या थे, वो एक्चुअली में क्या चाहते थे। तो सबसे पहले पीस सेटलमेंट बनाना बहुत ही टफ काम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक कंट्री को ब्लेम करना है, और जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, जैसे फ्रांस को देखिएगा आप कि वो हमेशा चाहता था कि ब्रिटेन जर्मनी बिल्कुल कमज़ोर रहे ताकि उसकी नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर रहे। ब्रिटेन चाहता था कि नहीं यार, लेट्स हैव ए लीनियंट ट्रीटी कि जहाँ पे उनके साथ ट्रेड किया जा सके। यूएस भी यही चाहता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है वो चाहता था कि एक इतनी भी हार्श ट्रीटी ना रखी जाए, एक स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट जरूर किया जाए, बट इतना भी हार्ड ना बनाया जाए कि जर्मनी उससे रिकवर ही ना कर पाए। वो चाहते थे कि जर्मनी जल्द से जल्द रिकवर कर सके ताकि उनका जो ट्रेड मार्केट है, जो एक्सपोर्ट कर सकें ब्रिटिश गुड्स, वो एक्सपोर्ट कर सकें जर्मनी में। और फ्रांस जो था वो बिटरली अपोज्ड था, मतलब कि वो चाहता था कि हार्श से हार्श ट्रीटमेंट सेटलमेंट किया जाए जर्मनी के साथ, ताकि जर्मनी मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली दोनों क्रिपल्ड हो जाए, ताकि फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कभी जर्मनी दोबारा खतरा बन ही ना पाए। और यूएसए, जैसा कि मैंने कहा कि वो उस टाइम पे बूमिंग इकोनॉमी थी, तो वो चाहती थी कि लीनियंट पीस हो ताकि उनके लिए एक बड़ा सा मार्केट मिल जाए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। बट अल्टीमेटली क्योंकि उन्होंने वार ब्रिटेन और फ्रांस की साइड से शुरू की थी, तो उन्हें सुनना तो इन्हीं का था। और अगेन वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बात करते हैं। अब नाउ लेट्स सी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सबसे पहले ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पीस सेटलमेंट्स एवर साइंड। ये दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल पीस सेटलमेंट था, और ये साइन कब हुआ था? जून 1919। एंड ऐसा कहा जाता है, कई हिस्टोरियन और पॉलिटिकल कमेंटेटर मानते हैं कि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी थी। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो सबसे पहले जर्मनी
जो भी टेरिटरी एक्वायर की थी उन्होंने वर्ल्ड वार वन शुरू होने से मतलब वर्ल्ड वार वन में उनको वो खोना पड़ा। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये कंट्री जो थी, रसिया ने 1917 में जब वहाँ पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आया था तो उन्होंने जर्मनी के साथ संधि कर ली कि अब हम वार नहीं लड़ना चाहते, और उन्होंने लिथुआनिया, इस्तोनिया और लातविया जो है जर्मनी को दे दी थी। बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि इनको इंडिपेंडेंट बना दिया गया। और ऑफ कोर्स एल्सेस लॉरिन तो फ्रांस के पास जाना ही था। वेस्ट प्रूसिया एंड पोजेन जो कि पोलैंड को सी एक्सेस दे दिया, मतलब समंदर का एक्सेस मिल गया उनको। और सबसे कंट्रोवर्शियल था जो सार था, इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पे कोल प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होती थी, और ये 15 सालों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी लीग ऑफ नेशंस के हाथ में आ गई। तो लीग ऑफ नेशंस ऑलरेडी आ चुका था 1919 में, और ये सेटलमेंट भी लीग ऑफ नेशंस के अंदर ही हुई थी। तो ये था जो जर्मनी ने अपनी टेरिटरीज यूरोप में खो दी। उसी तरह अफ्रीकन कॉलोनीज भी इनकी छीन ली गई। और अफ्रीकन कॉलोनीज में क्या क्या था इनके पास कैमरून थी, और जर्मनी की ईस्ट अफ्रीका थी, एंड ऑल्सो कैमरून था, टोगोलैंड था। तो ये सब छीन के वापस क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस को मिल गई। फ्रांस को कैमरून और टोगोलैंड मिल गया, और जो ईस्ट अफ्रीका थी, मतलब जर्मन ईस्ट अफ्रीका थी, वो साउथ अफ्रीका को मिल गई, वेस्ट अफ्रीका को। तो ये था कि उनकी अफ्रीकन कॉलोनीज छीन ली गई। और उनकी ट्रूप्स जो थे उनको 1 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और वो भी उन ट्रूप्स के पास न टैंक्स थे, ना एयरक्राफ्ट था, ना कार्स थी, इवन कॉन्स्क्रिप्शन भी इंड कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट इनकी ट्रूप्स जो थे वो नाम के ही थे। और आप समझ सकते हैं कि जो एक देश वार के बाद डिवास्टेटेड है, वहाँ पे एक केओस सा माहौल होता है, और उसको ऑर्डर में रखने के लिए एक सेना, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे वो मिसिंग था। और अल्टीमेटली जो है वार गिल्ड क्लाउज जर्मनी पे रखा गया कि वर्ल्ड वार वन का सोली रिस्पॉन्सिबल अगर कोई रीजन था तो वो जर्मनी था। और रिपेरेशंस मीन्स कि जो वार के कारण डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन हुई है उसके लिए आपको 6600 मिलियन पाउंड आपको भरपाई देनी है। दैट विल बी टू मच। और अब हम देखते हैं कि जर्मन ऑब्जेक्शन जो उन्होंने रखा था वो कितना सही था और कितना गलत था। क्योंकि आप इस एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को देखें तो कुछ चीज़ें आप भी देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं कि जर्मनी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, उनको पॉइंट 6600 मिलियन का रिपेरेशन दे दिया गया, उनके सारे कॉलोनीज छीन लिए गए, उनके टेरिटरीज यूरोप में छीन लिए गए। तो कहीं ना कहीं जर्मन क्लेम भी सही था कि उनके साथ जो है डिक्टेटेड पीस हुई है। तो अब हम गौर करेंगे कि जर्मनी का जो एक्चुअल में क्लेम है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो हम फाइनली द ट्रूथ देखेंगे कि आखिर में ट्रूथ क्या है। तो लेट्स सी कि वहाँ पे ट्रूथ क्या था। तो जर्मनी कहती है कि डिक्टेटेड पीस था। तो क्यों कहती है डिक्टेटेड पीस? डिक्टेटेड पीस का मतलब हुआ कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये ऐसा हो गया कि आपके बॉस ने कहा कि आज आपको सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना है, और आपका कोई कंसल्ट या कंसर्न नहीं लिया गया कि आप कैसे हैं, बीमार पड़ सकते हैं या घर जाना है, आपको कुछ भी कंसर्न नहीं लिया गया। तो जर्मनी कहती है कि ये एक डिक्टेटेड पीस था, और जर्मनी को शामिल ही नहीं होने दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की। जब वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इनमें जर्मनी कभी पार्टी नहीं बन पाया। तो यही यहाँ पे एक छोटा सा क्लेम उनका सही लगता है, क्योंकि उन्हें अगर आप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ही नहीं लेने दिए, उनको अपनी बात करने का मौका नहीं मिला, तो ये एक वैलिड पॉइंट है। और हिटलर आगे जाके इसका फ़ायदा उठाता है और वो अपने भाषणों में यूज करता है, क्योंकि ये एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक डिक्टेटेड पीस है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जनता भी उसके साथ हो जाती है। सेकेंड, मेनी प्रोविजंस वेयर नॉट बेस्ड अपॉन 14 पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट जर्मनी कहती है कि
बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो 14 पॉइंट्स के ऊपर बेस नहीं थे, 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि उनके साथ सारी टेरिटरीज छीन ली गई है, जर्मन एरियाज जो कि पोलैंड के अंदर है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें थी उन्होंने कही कि सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर जर्मन पीपल हैव नॉट बीन ग्रांटेड। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जर्मनी के पास जब तक मौका था 1918 तक कि वो थोड़ा सा भी चांस था कि वो वार जीत सकते थे, तब तक उन्होंने ये 14 पॉइंट स्वीकार नहीं किए थे। जबकि वुड्रो विल्सन ने जर्मनी से कंसल्ट भी किया था कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक लीनियंट पीस ट्रीटी दी जाएगी, बट जब तक उनके पास मौका था उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे जर्मनी ये नहीं कर सकती कि उनके साथ जो हुआ वो 14 पॉइंट्स के ऊपर बेस नहीं था, क्योंकि ये कभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन में शामिल ही नहीं किया गया था। 14 पॉइंट्स डिक्लेरेशन ऑफिशियल डिक्लेरेशन में शामिल नहीं था। और जर्मन कॉलोनीज इन यूरोप, मतलब कि क्या हो गया कि अब जर्मन टेरिटरीज जो थी यूरोप में इन्होंने जो एक्वायर की थी वो वापस छीन ली गई। अब जैसे एल्सिस लोरिन फ्रांस को दे दी गई, वेस्ट प्रूसिया पोलैंड को दे दी गई, अपर सिलेसिया जो था उसको, जहाँ पे पोलिश और जर्मन दोनों नेशनैलिटीज़ के लोग थे, वो सीधा पोलैंड को दे दिया गया, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका नहीं मिला। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि उनको मौका नहीं मिला सेल्फ डिटर्मिनेशन जहाँ पे जर्मन पॉपुलेशन थी। बट ये बात एक समझने वाली है कि कोई भी उस टाइम पे कंट्री नहीं चाहता था कि जर्मनी फिर से एक पावरफुल कंट्री बने, तो इसीलिए उनको ये मौका नहीं दिया गया। और डिसआर्मामेंट क्लाउजेज वेर डीपली रिसेंटेड, यस, क्योंकि जर्मनी के पास सिर्फ 1 लाख ट्रूप्स को छोड़ा गया था, और वो भी बिना टैंक्स के, बिना आर्मर्स के। तो ये एक बहुत बुरा मुद्दा था, क्योंकि जर्मनी को अपने केओटिक माहौल में, क्योंकि वार के बाद जो जर्मनी बची थी तो वो केओटिक माहौल था वहाँ पे, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल सेना की ज़रूरत थी, बट उनके पास नहीं था। तो ये वन ऑफ द रीजन था कि जर्मनी ने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब कि हिटलर का राइज हुआ, अगर यहाँ पे सही एडमिनिस्ट्रेशन होता और सेना होती तो शायद ऐसा ना होता। बट ये भी जर्मनी का क्लेम गलत है, क्योंकि अगर आपके कारण वार शुरू हुआ है तो कोई भी कंट्री आपको फिर से आर्मामेंट होने का इतनी जल्दी मौका नहीं देगी। फाइनली वार गिल्ट क्लाउज, तो यहाँ पे एक ये भी है कि जर्मनी को ही सोली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वर्ल्ड वार 1 अगर शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के कारण। बट यहाँ पे एक दिक्कत थी, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी, स्पेशल कमीशन ऑन वार रिस्पॉन्सिबिलिटी, SCWR, और इसने जो है एक हफ्ते में अपनी रिसर्च कर ली और रिपोर्ट बना दी कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है वार का। भले ही बाद में हमें रिसर्च के बाद 10 सालों बाद पता चला कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है वार का, बट उनके लिए 1 हफ्ते में रिपोर्ट बनाना, सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर करना कि क्या क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो यहाँ पे एक वैलिड क्लेम है जर्मनी का उस टाइम के लिए, रिमेंबर उस टाइम के लिए, अभी के लिए नहीं, कि जर्मनी को जल्दबाजी में वार गिल्ट क्लाउज थमा दिया गया था। और रिपेरेशन, तो हमें पता है कि रिपेरेशन जो था वो 6600 मिलियन जो था रखा गया था, और ये 50 सालों के लिए था। और जर्मनी को, जो कि वार से डिवास्टेटेड थी, उसको हर साल एक रकम देनी थी, और इतनी ज़्यादा रकम थी कि ये जर्मनी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन गया, और वो कई टाइम पे डिफ़ॉल्ट भी करने लगा। तो रिपेरेशन के जहाँ तक सवाल है कि अब जो है अभी के हिस्टोरियन एक्सेप्ट करते हैं कि ये रकम जो थी बहुत ही ज़्यादा थी, 6600 मिलियन पाउंड, वो बहुत ही ज़्यादा थी उनके लिए। और फाइनली जो उस टाइम पे फेमस
इकोनॉमिस्ट ऑफ ब्रिटेन थे, कीन्स ने उस टाइम पे ही कहा था 1919 में कि ये जो है रिड्यूस करके 2000 मिलियन पाउंड पे लाया जाए, बट उस टाइम पे किसी ने उनकी सुनी नहीं थी। तो फाइनली 1929 में यंग प्लान के साथ, यूएस के एक बैंकर थे यंग, उन्हीं के नाम से ये प्लान आया था। तो यंग प्लान के साथ उन्होंने क्या किया, फाइनली 2000 पाउंड पे, मिलियन पाउंड पे आके रिपेरेशन को रख दिया गया था, क्योंकि वो जर्मनी जो है वो डिफ़ॉल्ट करने लगी थी। और अगर कोई कंट्री बार बार डिफ़ॉल्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो रिपेरेशन की अमाउंट है वो घटा दी जाए। और कीन्स ने 1919 में कहा था, बट ये 10 साल लग गए जब तक कि यंग प्लान नहीं आया इसको घटाने में। तो यहाँ पे भी एक क्लेम जर्मनी का सही लगता है। तो ये था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और इसके छिपे राज। तो मुझे कमेंट में जानने दें कि आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप सहमत हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने क्या कहते हैं, एक नींव रख दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। मुझे कमेंट में जानने दें ये बात। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑनलाइन तैयारी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। टिल देन, stay tuned to online theory, and thank you